हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसे आपको ध्यान है, लास्ट क्लास में हम लोग मैग्नेटिक करंट्स ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे और फिर लास्ट में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आए थे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बोला था मैंने कि कुछ लिखिए। मैंने ऐसा इसलिए बोला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रेट फिनोमेना नहीं है। अब में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कब हो पाता है, जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो। मैग्नेटिक फील्ड ही हमको इतनी क्लियर नहीं है, दिखती नहीं है पहली बात तो, इसलिए इतनी क्लियर नहीं है अभी। इसलिए मैंने बोला था आपको कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आपको आता है या एनसीईआरटी बुक से पढ़ के कुछ लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। मैंने पिछली क्लास में समझाने की कोशिश की थी, थोड़ा सा बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना क्या होता है। ये फिनोमेना होता है जब मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग हो किसी सर्कुलर कंडक्टर के थ्रू, तो उसमें एक ईएमएफ जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसका इफेक्ट करंट होता है। इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं, जिसके कारण हम लोग बोलते हैं कि उसमें करंट जनरेट हो गया, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैं अभी भी बोलूंगा, अगर आप लोगों ने नहीं लिखा हो तो पहले उस पर कुछ लिखिए, फिर आगे की क्लास देखिए। पहले उस पर कुछ लिख लीजिए प्रॉपरली, फिर आगे की क्लास देखिए, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने सबने लिख लिया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को आपकी एनसीईआरटी बुक से। पहले पॉइंट पढ़ते हैं, फिर एनसीईआरटी बुक पे जाएंगे और फिर वापस से ये पॉइंट पढ़ेंगे कि कितना समझ में आता है। द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दो टर्म्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दो टर्म्स हैं, उनको मिक्स करा गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट। ये फिनोमेना प्रोडक्शन का फिनोमेना है। किसके प्रोडक्शन का? करंट का। किस तरह का करंट? इंड्यूस्ड करंट। हम एक वायर से दूसरे वायर में करंट प्रोवाइड कर सकते हैं, दोनों को ज्वाइन करके। वो इंडक्शन नहीं है। इंडक्शन मतलब बिना कांटेक्ट के आप कुछ प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, वो इंडक्शन है। लास्ट क्लास में वो भी डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल प्लेस्ड इन अ रीजन, एक कॉइल में जिसको किस रीजन में रखा है, वेयर द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विथ टाइम। इस तरह से ब्रेक कर करके समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर एक रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग है विथ टाइम, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग है, वो मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह से चेंज करा रहे हो वो अलग बात है, बट उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग है उस रीजन में। उसमें अगर एक कॉइल रखी हुई है तो मैग्नेटिक फील्ड की चेंजिंग के डायरेक्शन के साथ वो किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, या किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग इसमें करंट फ्लो जनरेट हो सकता है किसी एक डायरेक्शन में। उसके अकॉर्डिंग इसमें करंट फ्लो जनरेट हो सकता है किसी एक डायरेक्शन में। द मैग्नेटिक फील्ड, आगे बढ़ते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड में चेंज टू अ रिलेटिव मोशन बिटवीन अ कॉइल एंड मैग्नेट प्लेस्ड नियर द कॉइल। ये क्या बताया? ये बताया कि ये मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऑब्टेन कर सकते हो। अगर एक कॉइल के पास एक मैग्नेट रख दो और उस मैग्नेट को मूव करो, तो उसके कारण इसके आसपास के रीजन में इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी चेंज होगी। और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी चेंज होगी
और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी चेंज होगी इसलिए इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, आगे इफ द कॉइल इज प्लेस्ड नियर टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, दूसरा तरीका किस तरह से हम लोग करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर इस कॉइल को मैं एक दूसरे करंट कैरिंग कंडक्टर सोलेनॉइड ले लिया, ये करंट कैरी कर रहा है, इस कॉइल को मैं दूसरे सोलेनॉइड के पास में रख दूं या करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में रख दूं, इफ द कॉइल इज प्लेस्ड नियर टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड मे चेंज आइदर ड्यू टू चेंजिंग इन करंट थ्रू द कंडक्टर, या तो इस कंडक्टर में करंट चेंज होते रहे, इस कंडक्टर में करंट चेंज कैसे हो सकता है, या तो इसमें एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दो, या की को ऑन ऑफ करते जाइए। जैसे ही, मेरी बात सुनिए, जैसे ही आप की को ऑन करते हैं करंट बनता है। जैसे अगर इस कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो होने वाला होता और जैसे ही आपने ऑन किया इंस्टेंटली 1 एम्पियर नहीं आ जाएगा, स्टार्ट होते होते 1 एम्पियर तक पहुंचेगा, रेज होते होते 1 एम्पियर तक पहुंचेगा, बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, विद इन अ सेकेंड पहुंच जाएगा, बट फिर भी रेज होते होते 1 एम्पियर तक पहुंचेगा। और अगर उसमें जो करंट की इंटेंसिटी है वो चेंज हो रही है तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है, हम जानते हैं कि सोलेनॉइड या किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है उस कंडक्टर के ज्योमेट्री पे, और तो और उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। अगर कम करंट फ्लो हो रहा है तो कम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी ऑब्वियसली। तो जैसे ऑन करा, करंट सेट हुआ, पहले 0.1 एम्पियर, फिर ऐसे बढ़ते 1 एम्पियर तक, तो जिस ड्यूरेशन में सेट होगा उसके आसपास के रीजन में, उस समय उसके आसपास के रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज करते रहेगी, और फिर जैसे ही ऑफ करा वैसे ही खत्म होते होता है 1 एम्पियर से बिल्कुल जीरो नहीं हो जाता, धीरे धीरे डिक्रीज होता है, वो मतलब स्टेप वाइज डिक्रीज होता है। अब वो स्टेप वाइज 1 सेकेंड में हो जाए, आधे सेकेंड में हो जाए, वो अलग बात है, बट उस 1 सेकेंड तक भी या उस आधे सेकेंड तक भी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड रहेगा इस सोलेनॉइड के आसपास, और इस सोलेनॉइड के आसपास जब आप कॉइल रख दोगे तो उसके थ्रू जब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो उसमें इंड्यूस्ड करंट देखोगे। सो आइदर बाय, इस लाइन को वापस पढ़ सकते हैं, सो आइदर ड्यू टू चेंज इन द करंट थ्रू द कॉइल और ड्यू टू रिलेटिव मोशन। अब क्योंकि ये खुद ही एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है तो इसको खुद को ही मूव कर सकते हो, ऑन ऑफ मत करो, इसको खुद को ही मूव कर दो। जैसे आप एक बाल मैग्नेट को मूव कर देते हैं, इसको पूरा खुद को ही मूव कर दो। ठीक है, अब इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हुआ, जो पास वाला कंडक्टर रखा था जिसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है, वो डिपेंड करेगा, उसका डायरेक्शन डिपेंड करेगा, उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। The direction of the induced current is given by Fleming's right hand rule। ठीक है, इसको थोड़ा सा बुक से पढ़ने की कोशिश करते हैं। दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें बेसिक बताया गया है क्या क्या है। इसमें आप इस एक्टिविटी के थ्रू जाएंगे, जैसे मैंने जो एक्सप्लेन किया है आपको, वो एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप एक्टिविटी के थ्रू जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो मैंने एक्सप्लेन किया वही लैंग्वेज लिखी होगी, क्योंकि मैंने भी सही पढ़ के एक्सप्लेन किया। तो इस एक्टिविटी के थ्रू जाएंगे स्लोली, इमेजिन करते हुए, डायग्राम ड्रॉ करते हुए, तो आप वही एक्सप्लेनेशन वापस जनरेट कर सकते हैं। अब देखिए फिगर 13.6। फिगर 13.6 में एक कॉइल है, एक सिलेंडर है, इंसुलेटिंग सिलेंडर है ये, और इसके आसपास एक कॉइल रैप कर दी। वो कॉइल भी आपस में इंसुलेटिंग है, मतलब कोटेड कॉइल है, इंसुलेटिंग कॉइल है। एक्टिविटी में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और उस कॉइल के आसपास से जो वायर निकलेंगे, मतलब दोनों एंड्स को एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया गया है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है अभी के लिए समझ लीजिए। जैसे इसमें करंट इंड्यूस होता और करंट फ्लो करता, तो आपको रीडिंग के लिए क्या लगता है, एक एमीटर।
एक एमीटर रीडिंग के लिए लगता, पर एमीटर में जैसे 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर और जो सेटअप है उसके कारण बहुत कम करंट प्रोड्यूस होगा, तो इतना सेंसिटिव करंट एमीटर में दिख नहीं पाता। दिखता तो सही, निडल में डिफ्लेक्शन तो आता, या डिजिटल एमीटर रहता तो हल्का सा डिफ्लेक्शन आता, बट आपकी एमीटर की रीडिंग इतना अलाउ ही नहीं करती इतने फाइन करंट को। तो गैल्वेनोमीटर ज्यादा कुछ नहीं है अभी के लिए, गैल्वेनोमीटर एक फाइन एमीटर है, मतलब बारीक वैल्यूज ऑफ करंट, स्मॉल वैल्यूज ऑफ करंट को रीड करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है वो गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ज्यादा भारी कुछ चीज नहीं है। तो जैसे ही मैग्नेट को आप इसके पास ले जाओगे ये गैल्वेनोमीटर रीडिंग शो करेगा, मैग्नेट को दूर ले जाओगे गैल्वेनोमीटर रीडिंग शो करेगा। मेरी बात सुनिए, जब आप मैग्नेट को पास ले जाओगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह का कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड ये कॉइल के थ्रू जा रहा है, जैसे मैग्नेट पास में जा रही है वो जो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के थ्रू जा रहा है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये कॉइल अपोज करना चाहेगी, प्रॉपर्टी होती है, ये कॉइल अपोज करना चाहेगी इस मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज का, मेटल की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, बाद में डिटेल में पढ़ेंगे 12th में, बट मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है अगर वो चेंजिंग है, तो अगर इंक्रीज कर रहा है, चेंजिंग में इंक्रीज कर रहा है तो वो उसको अपोज करना चाहेगी, तो ये अपने अंदर खुद को मैग्नेट बनाना चाहेगी। खुद को मैग्नेट कैसे बना सकती है? करंट फ्लो करवा के। तो ये खुद में करंट फ्लो करवाएगी कुछ ऐसा कि ये मैग्नेट रिपल्शन सहे, ये मैग्नेट पर रिपल्शन लगे, तभी ये उस इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने की कोशिश कर सकती है। तो हमको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, जैसे हमने मूव करा थोड़ा सा तो इसने खुद को मैग्नेट बना लिया, तो हमको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कोई जादू नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन उस पर भी लगता है। तो यहां पे जो हम एनर्जी अप्लाई करेंगे वही इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होगी, तो आपने देख लिया, आपको समझ में आया कि यहां पे जो फोर्स लगाना पड़ा, वो ज्यादा लगाना पड़ा, ठीक है। मतलब नॉर्मल सिनेरियो से अगर ये कॉइल नहीं होती तो फोर्स नॉर्मल लगाना पड़ता, बट कॉइल है, उसमें ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो वो खुद मैग्नेट जैसे बिहेव करने लगेगी। किस तरह के मैग्नेट जैसे? इस तरह के मैग्नेट जैसे, इसके मोशन को अपोजिंग मैग्नेट जैसे। और अब जब बहुत पास में लिया है तो दूर ले जाने की जरूरत है, तो इस कॉइल को जब दूर ले जाओगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो इसके थ्रू, जो मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू जा रही है वो डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। जो मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू जा रही है वो डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू जा रही है वो डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। तो ये कैसा चाहेगा कि वो डिक्रीज ना हो, मतलब ये मैग्नेट को अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स लगाएगा। अट्रैक्ट करने के लिए कैसे फोर्स लगा सकता है? खुद को एक मैग्नेट पे कन्वर्ट करके। कैसे करके? करंट प्रोड्यूस करके, क्योंकि करंट इसमें इंड्यूस होगा तो इट विल बिहेव लाइक अ सॉर्ट ऑफ अ सॉलिनॉइड। तो अट्रैक्ट कैसे करेगा? अपोजिट पोल्स जनरेट कर लेगा, ठीक है। जब आप एमसीक्यू शीट सॉल्व करेंगे तो इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस है, उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यही इफेक्ट ये गैल्वेनोमीटर के बारे में समझाया गया है, इसमें से पढ़ सकते हैं हम। यही इफेक्ट दूसरी चीजों से भी हम ले सकते हैं। दूसरी चीजें जैसे ये वो डिवाइस है जो आपके, ये वो अपैरेटस है जो आपके पिछले फिगर में भी था, इतना जितने पे बॉक्स बनाया मैंने। अब वो इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब इसके थ्रू अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो तो जैसे ही हम लोग इसमें की को प्लग इन करेंगे, की को ऑन करा तो करंट फ्लो होते होते होगा, करंट इंक्रीज होगा तो कॉइल 1 के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी, तो इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी, तो ये खुद ऐसा करंट सेटअप करेगी कि वो इंटेंसिटी इंक्रीज ना हो, या कोशिश करेगी वो इंटेंसिटी को इंक्रीज ना करने की। इंटेंसिटी इंक्रीज तो होगी क्योंकि ऑब्वियसली ये इनिशियल चीज है, उसके कारण ये इफेक्ट आ रहा है। तो ये कॉइल 2 ट्राई करेगी कि उसके थ्रू इंटेंसिटी इंक्रीज ना हो, तो वो करंट सेटअप करके करेगी, तो गैल्वेनोमीटर में एक साइड की रीडिंग आ जाएगी।
अब जैसे ऑफ करोगे वैसे इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, तो ऑपोजिट साइड का करंट सेटअप करेगी कॉइल 2, अपोजिट साइड का करंट सेटअप करेगी कॉइल 2, ताकि इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज ना हो, तो गैल्वेनोमीटर में दूसरी साइड की रीडिंग आ जाएगी। ये जो पिछला फिगर था इसमें भी जब पास में लाओगे तो गैल्वेनोमीटर एक साइड रीडिंग शो करेगा, और जब दूर ले जाओगे तो गैल्वेनोमीटर दूसरी साइड रीडिंग शो करेगा। ठीक है, सेम इसमें भी। और दूसरी चीज, अगर इस सिलेंडर को यहां से तोड़ दो और कॉइल 1 को दूर पास मूव करो, तो ये खुद ये एक मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो वही पहला वाला इफेक्ट जनरेट हो जाएगा, पहले वाले फिगर जैसे ही हो जाएगा। बस पहले वाले और इस वाले फिगर में डिफरेंस क्या है, जो मैग्नेट लिया वो वहां पे परमानेंट मैग्नेट था, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है, दिस इज द इंड्यूस्ड करंट। ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से दिया जाता है, जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, तो आप लोग कर सकते हैं इस चीज को। राइट हैंड रूल मतलब राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल, ये करंट, ये फील्ड और ये मोशन का डायरेक्शन, तो ये दोनों हम लोगों को दिए रहते हैं और ये इसका डायरेक्शन निकालना रहता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, होपफुली आपको इंड्यूस्ड करंट समझ में आएगा, नहीं आया तो एनसीईआरटी रीड कीजिए, ये पॉइंट पूरा रीड कीजिए वापस से और वीडियो वापस देखिए, इतना तो समझ में आ जाएगा इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट समझना बहुत जरूरी है, स्पेशली जो बच्चे आगे फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बाकी बच्चे जितना समझ में आए, बाकी आप थ्योरी को मल्टीपल टाइम्स रीड कर लीजिए तो कॉम्बिनेशन जितना समझ में आएगा, थोड़ी चीजें याद हो जाएगी। क्वेश्चन घुमा फिरा के कुछ ना कुछ पूछ ही लेते हैं इंड्यूस्ड करंट से, इंड्यूस्ड करंट से क्वेश्चन घुमा फिरा के कुछ ना कुछ पूछ ही लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं। जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बेसिस पे वर्क करता है जनरेटर। आपके कुछ अलग डाउट्स रहेंगे तो मैं लाइव क्लास में ले लूंगा। इन आर हाउसेस, ये होम सर्किट्स का है। इस साल 2021 में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट शायद रिमूव हो गए हैं, बट फिर भी इस पॉइंट को पढ़ सकते हैं हम लोग। इन आर हाउसेस वी रिसीव एसी इलेक्ट्रिक करंट। मेरी बात सुनिए, जब भी आपको सर्किट बनाने का बोला जाता है तो आप इस तरह का सर्किट बनाते हैं, राइट। जो इलेक्ट्रिक करंट सोर्स है वो डीसी सोर्स बनाते हैं। एसी सोर्स कैसे बनाया जाता है? एसी सोर्स ऐसे बनाया जाता है, एक गोला, उसके अंदर एक ऑल्टरनेटिंग सी चीज, वेव का सिंबल या ऑल्टरनेटिंग चीज, ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है। और यहां पे ऑल्टरनेटिंग करंट कितने वोल्ट का आ रहा है वो तो इंपॉर्टेंट होता है, बट डीसी के अपार्ट ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ एक एक्स्ट्रा चीज होती है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। मेरी बात सुनिए, डायरेक्ट करंट में ये टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, तो स्विच होने का कोई सवाल ही नहीं। ऑल्टरनेटिंग करंट में टर्मिनल स्विच होते जाता है, मतलब कभी ये टर्मिनल पॉजिटिव, कभी ये नेगेटिव, थोड़े टाइम बाद ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, थोड़े टाइम बाद ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, थोड़े टाइम बाद ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऐसे स्विच होते जाता है। और ये जो थोड़ा टाइम है ये बहुत छोटा टाइम होता है, एक सेकेंड से भी कम, 1 सेकेंड के आसपास, इतने में तो टर्मिनल स्विच हो जाता है। और एसी करंट एक्चुअल में वर्क कैसे करता है ये समझना बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। हम लोगों को लगता है कि अगर टर्मिनल स्विच हो रहा है तो पंखा पहले ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अपोजिट का करंट पंखे को उल्टा घुमा देगा, ऐसा नहीं होगा। या लाइट को बंद चालू कर देगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि घर में इन आवर हाउसेज वी रिसीव एसी इलेक्ट्रिक पावर, तो ऑब्वियसली ऐसा तो होता नहीं है, एक्सपीरियंस है हमारा। तो फिर एसी करंट को समझना इंपॉर्टेंट रहता है, कभी समझेंगे। इंपॉर्टेंट मतलब इंटरेस्टिंग रहता है। इन आवर हाउसेज वी रिसीव एसी इलेक्ट्रिक पावर of 220 volt with a frequency of 50 hertz. Please remember, AC करंट के साथ आप फ्रीक्वेंसी ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के साथ चीजें चेंज हो जाती है। One of the wires in the supply
is with red insulator called live wire. 3 वायर आते हैं जनरली, घर की इलेक्ट्रिक लाइंस में 3 वायर आते हैं जनरली, ठीक है। उसमें से 2 वायर घर में सेटअप होते हैं और एक बाहर से आता है, उसको लाइव वायर बोलते हैं। जब वो बाहर से आता है तो जनरली वो ब्लैक कलर का रहता है, बट उसका करंट जिस वायर में लेंगे उसको जनरली रेड लेना रहता है, ताकि कभी हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ करें घर के तो हम लोगों को पता रहे कि ये लाइव वायर है। बस आप किसी भी कलर में कनेक्ट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पता रहे ना क्योंकि ये लाइव वायर है, नहीं तो टेस्टर से टेस्ट करना पड़ता है। द अदर वन इज ऑफ ब्लैक इंसुलेशन कॉल्ड द न्यूट्रल वायर। तो 3 वायर्स आते हैं, रेड, ब्लैक और एक ग्रीन रहता है। द अदर वन इज ऑफ ब्लैक इंसुलेशन, वो एक न्यूट्रल वायर रहता है, वो एक अपोजिट टर्मिनल की तरह काम करता है। अगर लाइव वायर पॉजिटिव टर्मिनल बना हुआ है कुछ टाइम के लिए तो न्यूट्रल वायर नेगेटिव टर्मिनल बना रहेगा, एंड वाइस वर्सा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इज 220 वोल्ट। द थर्ड इज द अर्थ वायर that has green insulation and that is connected to a metal body deep inside the earth। जो थर्ड वायर होता है ये मैंडेटरी नहीं होता, ये सेफ्टी वायर होता है। आप देखेंगे आपकी जो घर की छोटे अप्लायंसेस है जैसे मोबाइल चार्जर, उसमें ये थर्ड सॉकेट थर्ड रहता ही नहीं है, 2 ही रहते हैं, एक लाइव और एक न्यूट्रल। बट जितने भी सॉकेट्स आप देखते हैं उसमें एक ऊपर की साइड एक और चीज होती है। जैसे अगर इंडिया के सॉकेट्स देखते हैं तो इस तरह के कुछ बने होते हैं पावर सॉकेट्स, नहीं तो 3 वाले बने होते हैं। तो पावर सॉकेट्स कैसे बने होते हैं, या तो 1 2 3 ऐसे यूज कर लो या 1 2 3 ऐसे यूज कर लो, डिपेंडिंग अपॉन योर डिवाइसेस साइज। जो डिवाइस उसमें जा रही है उसके साइज पे डिपेंड करता है। तो अगर छोटे वाले की बात करें या सिर्फ 3 वाले की बात करें, मतलब 3 के कॉम्बिनेशन नहीं रहते, 5 हो तो भी वो 3 के कॉम्बिनेशन में ही यूज होंगे। तो अगर छोटे वाले की बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस जब आप डालते हैं तो ये दोनों ही यूज होते हैं क्योंकि लाइव और न्यूट्रल की जरूरत है। बट अगर आप एसी का या कूलर का स्विच लगाते हैं तो ये वाले को यूज करना चाहिए, तो इसमें जाएगा आपका ग्रीन, इन दोनों में से एक में जाएगा रेड, एक में जाएगा ब्लैक। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। The third is the earth wire that has a green insulation and that this is connected to a metal body deep inside the earth। अगर किसी बॉडी पे जैसे कूलर की बॉडी है, उसके अंदर वायर्स है, उसमें लीकेज हो रहा है, उसके अंदर वायर्स है, कुछ भी कट हो गया है तो उसमें लीकेज हो रहा है, किसका? पानी का नहीं, करंट का लीकेज है तो कूलर की पूरी बॉडी पे फैल सकता है। तो वो बॉडी से कनेक्ट करके एक वायर लेते हैं, जो उसका कूलर का वायर होता है उसमें बॉडी से कनेक्टेड एक वायर होता है जो आपके ऊपर वाले सॉकेट में जाता है। यहाँ पे 2 सॉकेट्स होते हैं, 2 पिन्स होती हैं, तो ऊपर वाली पिन में जाता है और वो ऊपर वाली पिन सॉकेट में ऊपर वाले छेद में जाती है और वहां से वायर लिया जाता है। और द थर्ड इज द अर्थ वायर दैट हैज ग्रीन इंसुलेशन एंड दैट इज कनेक्टेड टू अ मेटल बॉडी डीप इनसाइड द अर्थ। पूरे घर में से हर जगह से वो वायर को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ाते हैं और अर्थ पे कोई सरिया या इस तरह की चीज डीप बरी करके वहां पे कनेक्ट कर देते हैं। और ये चीज बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं, बहुत सारे मतलब इलेक्ट्रिशियंस स्किप कर देते हैं, क्योंकि इस चीज के बिना भी आपका इलेक्ट्रिक अप्लायंस काम करेगा। बट बाद में जब कट्स वगैरह लगेंगे जगह जगह पे तो इससे प्रॉब्लम्स आ जाएगी। और कूलर के करंट से तो आपने केसेस सुने होंगे, बड़ी बड़ी दिक्कतें भी हो जाती है। सो द थर्ड इज द अर्थ वायर दैट हैज ग्रीन इंसुलेशन एंड दिस इज कनेक्टेड टू अ मेटल बॉडी डीप इनसाइड द अर्थ। ठीक है, ये अर्थिंग है। दिस इज यूज्ड एज अ सेफ्टी मेजर टू एंश्योर that any leak of current to a metal body does not give any severe shock to the user। शॉक तो जब भी देगी बट वो हल्का सा देगी, आप करंट लगाओगे तो हल्का सा शॉक देगी। बट अगर उस पर अक्यूमुलेट हो गया चार्ज और इस तरह से अर्थ वायर के थ्रू निकला नहीं तो आप हाथ लगाओगे
तो बड़ा सीवियर शॉक दे सकता है, बड़ी दिक्कतें हो सकती है, होती है, मेरी नजर में हुई है, मेरी पहचान में हुई है, तो हो जाती है, बड़ी दिक्कतें हो जाती है। लास्ट पॉइंट, फ्यूज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द सर्किट ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग। अगर सर्किट में, जैसे आपका सर्किट है, उसमें एक जगह आपने पतला और इस तरह का मेटल का वायर यूज कर लिया जो कि जल्दी मेल्ट होता है, तो जब सिर्फ एक जगह, यहां पे छोटी सी जगह, यहां पे आपका फ्यूज बॉक्स होता है, तो गलती से कभी ओवरफ्लो ऑफ करंट आया, किसी ने यहां से यहां वायर जोड़ दिया या किसी भी कारण से ओवरफ्लो ऑफ करंट आया, तो यहां पे हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यहां पे भी हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, तो सर्किट को ब्रेक कर देगा, तो इस चीज के मेल्ट होने से पहले ये मेल्ट हो जाएगा। अगर आपके घर की लाइंस मेल्ट हो जाती है इतने हीटिंग इफेक्ट के कारण, और वो मेल्ट होकर किसी ऐसी चीज पे गिर जाती है जो आग पकड़ सकती है, जैसे पलंग हो गया, सोफा हो गया, कर्टन्स हो गए, तो वहां पे बड़ी दिक्कत आ सकती है। आप लोगों ने सुना होगा फैक्ट्री में आग लग गई या किसी वर्क प्लेस पे आग लग गई, क्योंकि वहां पे हायर इलेक्ट्रिक सप्लाई पे यूज करते रहते हैं, तो जब उनका फ्यूज मेल्ट होता है तो वो मोटा वायर लगा देते हैं। अब मोटा वायर लगा दिया तो फ्यूज का मतलब ही नहीं है कुछ, पूरा का पूरा सेफ्टी चले जाता है। ठीक है, दिस वॉज आवर चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, 2-3 मिनट का ब्रेक, उसके बाद उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। आपने कर रखे होंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस, अगर नहीं करे हैं तो करिए, लिखिए, उनको लिखिए या एटलीस्ट बुक में मार्क कीजिए, और पता होना चाहिए कि ये आंसर है। लिख लेंगे तो उससे बेटर तो कुछ नहीं है। फिर जब मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो मैं कुछ कीवर्ड्स बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप क्वेश्चन याद कर सकते हैं, या कुछ स्टेटमेंट्स बताऊंगा, अगर वो आपके आंसर में इंक्लूडेड नहीं है तो उनको इंक्लूड कीजिए। आपका आंसर कंसाइज्ड होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, पर छोटे में इंफॉर्मेशन लूज नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए वोकैबुलरी लगती है साइंस की, मतलब उसके लिए लैंग्वेज उतनी होनी चाहिए, राइटिंग स्किल्स या एक्सप्लेनेशन स्किल्स उतनी होनी चाहिए। तो वो कैसे डेवलप होगी, आप एक्सप्लेन कीजिए, मतलब आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर लिख लीजिए अपने मन से, फिर जब मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में तो फिर आप टैली कर सकते हैं कि आपने अगर 2-3 लाइन में मेरी एक लाइन के बराबर लिखा है तो 2-3 लाइन को शॉर्ट करके एक लाइन लिखिए। इससे आपका मार्क्स भी बढ़ेंगे, क्योंकि टीचर कम पढ़ के पूरा आंसर तक पहुंच जाए तो वो अच्छे मार्क्स देगा आपको नेचुरली, और ज्यादा भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा, और इंटेलिजेंस इसमें है कि ज्यादा इंफॉर्मेशन कम वर्ड्स में लिख दो, राइट। मेरे हिसाब से तो इंटेलिजेंस इसमें है। लंबे लंबे आंसर्स भी लिख सकते हैं, बट शॉर्ट लिखेंगे तो ज्यादा सही है, टू द पॉइंट, शॉर्ट और पूरा एक्सप्लेनेटरी। इसको डिस्कस करेंगे, 2 मिनट का ब्रेक। चलिए, आप कॉल लंबा ब्रेक चाहिए तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, मैं चालू करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज अ कंपास निडल
gets deflected when brought near a bar magnet. A compass needle gets deflected due to attractive or repulsive interaction between its magnetic field and the magnetic field of the bar magnet. ये एक आंसर होता है, पर मैं इससे थोड़ी सी अलग चीज ऐड करना चाहूंगा. जैसे एक बार मैग्नेट है, ये यहाँ पे नीचे बनी हुई है, इसको यूज कर लेते हैं. नीचे के क्वेश्चन में बनी हुई है, इसको यूज कर लेते हैं. जैसे एक बार मैग्नेट है और इसके पास एक कंपास लाते हो, तो कंपास कंसिस्ट्स ऑफ अ निडल मैग्नेट. कंपास कंसिस्ट ऑफ अ निडल मैग्नेट या ऑफ अ मैग्नेट. दैट मैग्नेट tries to align या orient itself with the magnetic field. Along the magnetic field, with की जगह आप along लिख सकते हैं. Along the magnetic field. That's why a compass gets deflected. ठीक है, तो ये अट्रैक्शन रिपल्शन के अलावा ये वर्ड्स लिख सकते हैं. नेक्स्ट, ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट. ये आप लोग सब लोग ड्रॉ कर सकते हैं. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ जाती है, ये आप लोगों को पता होगा. इसमें ये इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं. नॉर्थ टू साउथ जाती है आउटसाइड द मैग्नेट और साउथ टू नॉर्थ जाती है इनसाइड द मैग्नेट. इसलिए मैंने नॉर्थ टू साउथ याद करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उसको बोल्ड में लिखा है. साउथ टू नॉर्थ जाती है इनसाइड द मैग्नेट. अगर इनसाइड द मैग्नेट आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई जाए तो साउथ टू नॉर्थ जाती है. एमसीक्यू शीट में इस पे काफी सारे क्वेश्चंस हैं, वो सॉल्व करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा. प्लीज रिमेंबर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप्स. इतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना देना, ये इसको क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है. और मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप्स में ही काम करती है. ठीक है, इसलिए हम लोग मानते हैं, मैग्नेट के अंदर जाके तो किसी ने देखा नहीं होगा, इसलिए हम लोग मानते हैं कि साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड पे मैग्नेट जाती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको रटा हुआ होना चाहिए. प्लीज राइट इट डाउन मल्टीपल टाइम्स. 2 से 3 बार लिखिएगा इसको. 2 से 3 बार कॉपी में लिखिएगा इसको. Some characteristic property of magnetic field lines are listed below. Magnetic field lines in a permanent magnet starts at the north pole and ends at the south pole. ये एक प्रॉपर्टी हो गई. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. ये वापस से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई. इसी प्रॉपर्टी पे भी क्वेश्चन बन जाता है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज देयर कैंट बी 2 डायरेक्शंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट. क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड बताता है कि अगर कहीं पे नॉर्थ मोनोपोल रखा गया है, हाइपोथेटिकल नॉर्थ मोनोपोल रखा गया है, तो मैग्नेटिक फील्ड बताता है कि ये हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल कहां मूव होगा. तो अगर लाइंस इंटरसेक्ट करेगी, तो अगर यहां पे मैं नॉर्थ मोनोपोल रख दूं तो इसके पास 2 डायरेक्शन आ जाएगी. और फिजिक्स में ऐसा होता नहीं है कि एक फिनोमेना 2 तरह से हो सकता है, 2 आउटकम्स आ सकते हैं उसके, कभी कोई आएगा कभी कोई आएगा. सो ये वाली चीज को समझना जरूरी है. अगर नहीं समझ में आए तो मुझसे लाइव क्लास में पूछिए या पर्सनल मैसेज में पूछिए. अगला, द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑन द फील्ड लाइंस डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. अगर मैं 2 डायग्राम्स बनाऊं, 2 अलग अलग डायग्राम्स है, अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड्स है,
दो अलग अलग डायग्राम से अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड्स है। इसमें से ऑब्वियसली जो सेकेंड वाला बना है ये वाला स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि इसमें लाइंस पास में बनाई है मैंने, ठीक है। पर वो क्वालिटेटिव चीज है, कितनी स्ट्रेंथ होती है आपको 12th में पता चलेगा। Why don't two magnetic lines of forces intersect each other? ये आप आंसर पढ़ सकते हैं, मैंने ऊपर समझा दिया था। 4th आंसर आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो पॉज करके या क्लासरूम पे से ये आंसर्स उठा के। 5th, consider a circular loop of wire lying in a plane on a table। टेबल पे रखा गया है। मेरी बात सुनिए, जब भी ऐसा आपको बोले तो थोड़ा सा 3D इमेजिनेशन अपना खोल लीजिए। मोस्ट प्रोबेबली उसके आसपास, मतलब 3D में बात करने वाले हैं, वो पूरी स्पेस में बात करने वाले हैं, इसलिए पर्टिकुलर प्लेन स्पेसिफाई कर दिया कि सर्कुलर लूप प्लेन पे रखा है, तो एक हॉरिजॉन्टली सर्कुलर लूप रखा हुआ है। लेट द करंट पासिंग थ्रू द लूप क्लॉकवाइज, उसमें से करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। इसमें से मैं समझा सकता हूँ या मैं एक अलग से ले सकता हूँ। इसमें से करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, ऊपर से देखने पे क्लॉकवाइज, ठीक है। अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। तो पहले इनसाइड का करते हैं। राइट हैंड रूल अप्लाई कीजिए, थंब रूल अप्लाई कीजिए, और पता ही है कि अंदर के ये लूप के अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ जाती हुई रहेगी या ऊपर की तरफ जाती हुई रहेगी। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे, आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से निकालेंगे। इस तरह से निकालेंगे तो हमको मिलेगा कि लूप के अंदर इनसाइड की मैग्नेटिक फील्ड है, और इनसाइड की मैग्नेटिक फील्ड मतलब टेबल के अंदर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड, टेबल के अंदर जाती हुई मैग्नेटिक फील्ड हम क्रॉस से डिनोट करेंगे। और लूप के बाहर की साइड आ जाएंगे तो मेरी फिंगर्स बाहर की डायरेक्शन में इशारा कर रही है, तो लूप के बाहर मतलब वर्टिकली अपवर्ड्स और इनसाइड वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इस तरह की फील्ड है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।